क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग लगभग 8 गो हल करेंगे, 10 गो हल करेंगे। देखिए क्लास 12 वाले बच्चे जितने भी बच्चे हैं आज उनके हिंदी का मैं 10 गो इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं और ये 10 प्रश्न लड़ने वाला है, किताबी प्रश्न है। ये 10 प्रश्न जो बच्चे समझ लेते हैं उनका एक भी किताबी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अब किताबी प्रश्न भी बड़ा वाले बच्चे का आने शुरू हो गए। तो 10 गो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूँ, इसको देख लीजिए। देखो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न कौन है? थानू कौन था, लेखक के साथ उसका क्या संबंध था? क्वेश्चन से पहला, थानू कौन था, लेखक के साथ उसका क्या संबंध था? आंसर लिखेंगे। आंसर क्या लिखे? देखो थानू जो था ना, लेखक जो थे, लेखक जो उदय प्रकाश है, क्योंकि देखो ये त्रिच कहानी में पढ़ना और त्रिच कहानी के लेखक उदय प्रकाश ही है। कौन है? उदय प्रकाश ही है। तो थानू लेखक का मित्र था। थानू कौन था? लेखक का मित्र था। त्रिच जब काट लेती है लेखक के पिताजी को, तब त्रिच के बारे में जानकारी देने का काम थानू ही करता है। देखिए थानू कौन था, लेखक के साथ उसका क्या संबंध था? तो बोल सकते हैं आंसर बोल सकते हैं कि थानू लेखक का मित्र था। जब लेखक के पिता को त्रिच काट लेता है तब थानू त्रिच के बारे में लेखक को बताते हुए कहता है कि त्रिच द्वारा काटा गया व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है, 24 घंटे के अंदर में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार थानू लेखक का सबसे प्रिय और विश्वसनीय मित्र था। ठीक है ना? तो इतना भाषा लिख सकता, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एकदम अपने भाषा में लिखा गया सारा आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि बोल रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, यानी मनुष्य का बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो आंसर लिख सकते हैं कि मनुष्य का बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका अपने आप से है, यानी मनुष्य को अपने आप से बातचीत करना चाहिए। ठीक है ना? अब क्यों? देखिए मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना होता है, क्योंकि अपने आप से बातचीत करने से मनुष्य अपनी कमियों को दूर कर पाता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाता है। एकदम नॉर्मल सा आंसर है। ठीक है ना? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीबीआई प्रश्न है आपका, क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान दीजिए। ये तीसरा प्रश्न आपका है, उषा का जादू कैसा है? क्या प्रश्न है? उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू कैसा है? अब देखिए इसका आंसर कैसा लिखेंगे। देखिए सूर्य उदय से पहले आकाश की गोद में जो दृश्य होता है उसी को हम लोग उषा का जादू कहते हैं, यानी सूर्य उगने से पहले आकाश में जो आपको लालिमा दिखाई देती है वही क्या है? उषा का जादू है। ठीक है ना? तो उषा का जादू कैसा है? सूर्य उदय से पहले आकाश की गोद में जो दृश्य होता है उसे उषा का जादू कहते हैं। उषा का जादू सुबह के आकाश की प्राकृतिक सुंदरता है, जो नीले शंख, राख से लिपे हुए चौक, लाल खड़ी से लिखी हुई स्लेट, लाल केसर से धुली हुई काली सिलिट के समान है, काली सिल के समान है। यही चैप्टर्स में चर्चा किए गए उषा के बारे में कि जो उषा है वो एक क्या है? प्राकृतिक सुंदरता है सुबह का, जो नीले शंख, राख से लिपे हुए चौके, लाल खड़ी से लिखी हुई सिलेट, लाल केसर से घुली हुई सील के समान है। ठीक है? ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है ये चौथा प्रश्न। क्या प्रश्न कह रही है? चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी सार्थकता क्या है? जो अर्धनारीश्वर है उसकी कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता, आपको ये बताना है। देखो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जो दोनों के समान शक्तिशाली होने का प्रतीक है। यानी अर्धनारीश्वर की जो कल्पना की गई वो भगवान शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ये दर्शाने के लिए कि जितना शक्तिशाली पुरुष है उतना स्त्रियां भी शक्तिशाली है। ठीक है ना? तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जो दोनों के समान शक्तिशाली होने का प्रतीक है, और ना ही पुरुष के बिना नारी का अस्तित्व है और ना ही नारी के बिना पुरुष का अस्तित्व है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है तथा एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक साथ मिलकर ही समाज का विकास कर सकते हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं। यानी कहने का मतलब है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी और आज इसकी सार्थकता क्या है? तो आज के जमाने में इसकी सार्थकता यही है कि अगर नारी और पुरुष देखी जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। यानी एक गाड़ी के दो पहिए होने का काम करते हैं नारी और पुरुष। ठीक है? ये नॉर्मली भाषा में आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। आखिर पांचवा प्रश्न क्या है बाबू? देखिए जब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न में बोला है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? आंसर इसका लिख सकते हैं, कवि अपनी एक आंख से ही जो काव्य लिखता है उसमें उनका निर्मल भाव झलकता है। देखो कवि मलिक मोहम्मद जो जायसी है वही उनकी एक आंख है और एक आंख होने के कारण से वो दुनिया में अपनी छवि को बनाए बैठे हैं। तो वही बात बोलते हैं कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। आंसर लिखेंगे, कवि अपनी एक आंख से ही जो काव्य मतलब जो कविता लिखते हैं उनका
उसका निर्मल भाव झलकता है, उसमें निर्मल भाव झलकता है। मतलब जो कविता काव्य लिखने का काम करते हैं उस कविता में निर्मल भाव स्वच्छ भाव झलकने का काम करता है, जिसके कारण सारे रूपवान लोग उनका पांव पकड़कर बड़े ही चाव से उनसे कुछ सीखते हैं। यानी इंसान देखिए रूप और चेहरा से कभी बड़ा नहीं होता है। इंसान जो होता है ना अपनी सुंदरता से भी बड़ा नहीं होता है, अपने नॉलेज से, अपने बुद्धि से बड़ा होता है, अपने कार्य से, अपने कर्म से बड़ा होता है। उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि सारे जितने भी रूपवान लोग, जितने भी अच्छे रूपवान लोग, जो सुंदर लोग हैं, वो सारे मेरे पांव पकड़कर मुझसे बड़े ही चाव से कुछ सीखने का काम करते हैं। इसका एक ही कारण है कि लेखक का भाव दर्पण की तरह निर्मल और साफ है। इसलिए कवि ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? दर्पण से की है। तो एकदम नॉर्मल भाषा है, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। बाबू छठा प्रश्न आखिर क्या है? देखिए छठा प्रश्न क्या है, बोला कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण है? जो चंपारण क्षेत्र है उसमें बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण है? देखिए चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण है ये समझिए। तो ये तो पता ही होगा, चंपारण जो चैप्टर्स पढ़ा होगा वो सदा नहीं रहा, ठीक है ना, उसी की ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण है। आंसर लिखेंगे, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। यानी जंगलों की वहां पर सबसे ज्यादा कटाई हो गई, जिसके कारण से चंपारण क्षेत्र में हर बार बाढ़ आती है। लेकिन क्यों आती है अब ये समझिए, क्योंकि वनों के वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा जल राशि को थामे रहता है। जो जंगल होते हैं वो उनका जो जड़ होता है वो जल को क्या करता है? बांध कर रखने का काम करता है। इसलिए जब भी नदी का पानी अपनी सीमा से ज्यादा होता है तो पेड़ पौधे जल का बहुत बड़ा हिस्सा अपने जड़ों द्वारा बांध लेते हैं, जिसके कारण नहीं आते, जिसके कारण बाढ़ नहीं आती है। बाढ़ छूटा हुआ है, अपना बाढ़ डाल लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, बाढ़ नहीं आती है। कहने का सीधा सा मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो पेड़ पौधा होता है अपनी जड़ों के माध्यम से जल का बहुत सारा हिस्सा बांध लेता है, ठीक है ना, बांध लेने के कारण से बाढ़ नहीं आता है। लेकिन चंपारण में तो सारा पेड़ पौधा कटा गया। इसका मतलब है कि वहां पर जल को रोकने का, जल को ललकारने का, नदी के पानी को ललकारने की किसी की ताकत नहीं है। वो ताकत पेड़ पौधों में थी, वो पेड़ पौधा काट दिया गया, जिसके कारण से बाढ़ आती है। लेकिन चंपारण में अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण वहां की नदियों को रोकने वाला शक्ति नहीं है, इसलिए वहां बाढ़ की प्रचंडता बहुत अधिक है। एक बार और समझिए, क्योंकि ये VVI प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिए। ये बोला है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण है? आंसर लिखेंगे, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का मुख्य कारण जंगलों का काटना है, क्योंकि वनों के वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा जल राशि को थामे रहता है। इसलिए जब भी नदी का पानी अपनी सीमा से ज्यादा होता है तो पेड़ पौधे जल का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जड़ों द्वारा बांध लेते हैं, जिसके कारण से बाढ़ नहीं आती है, ठीक है ना। लेकिन चंपारण में अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण वहां की नदियों को रोकने वाला शक्ति नहीं है, इसलिए वहां बाढ़ की प्रचंडता बहुत अधिक है। नॉर्मल भाषा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैंने बता दिया था 10 को प्रश्न कराऊंगा हिंदी का, और ये 10 प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी के विचारों से सहमत है? आंसर देना है। आंसर क्या लिखेंगे? बाबू? देखिए आंसर लिखना है, भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीति है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या? सरकार की गलत नीति है, क्योंकि इन्हीं के गलत नीतियों के कारण समाज में भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, हर काम में रिश्वत लेना, यानी अनेक बुराइयां और कमियां मौजूद है, ठीक है ना। सरकार की गलत नीति के कारण समाज में भ्रष्टाचार, भुखमरी, अनेक बुराइयां क्या है? मौजूद है, जिसके कारण नौजवानों का भविष्य और जीवन क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। इसलिए सरकार को इसे दूर करने के लिए लोक कल्याणकारी नीति बनानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लोक कल्याणकारी नीति बनानी चाहिए। अतः हम जेपी के विचारों से पूर्णतः सहमत है। जेपी यही कहते हैं कि समाज सरकार की गलत नीति है, जिसके कारण से नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए सरकार को लोक कल्याणकारी नीति अपनानी चाहिए, ठीक है ना। और जेपी का यही विचार, इसी कारण से हम पूर्णतः सहमत है। इतना आप लिख सकते हैं। ये 7वां प्रश्न हो गया। अभी 3 और हम प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये तीनों होगा। देखिए अब यहाँ देखिए 8वां प्रश्न क्या बाबू? 8वां प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न आपका कह रहा है कि राम नाम सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसीदास के इस भरोसे का मुख्य कारण क्या है? यानी राम का नाम लेते ही तुलसीदास का जो काम है वो सब बन जाएगा। आखिर इतना भरोसा होने का क्या कारण है तुलसीदास का? वही स्पष्ट करना है। आंसर लिखेंगे, तुलसीदास कहते हैं कि हे राम, मैं बहुत ही दीनहीन और पापी मनुष्य हूँ, मैं आपका नाम लेकर ही अपना पेट भरता हूँ। तुलसीदास को विश्वास है कि राम कृपालु और दयावान है, इसलिए हर भक्त के बात को अच्छी तरह समझकर उसका समाधान करते हैं, ठीक है ना। तुलसीदास जानते हैं कि राम जी बहुत ही कृपालु है, दयावान है, बहुत ही समझदार है, इसलिए अपने सारे छोटे बड़े भक्तों पर ध्यान देते हैं, सभी पर ध्यान देते हैं और उनकी समस्याओं का हल करते हैं। तो तुलसीदास के भरोसे का यही कारण है, ठीक है। अगला देखिए 9वां प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर थोड़ा सा लंबा चलेगा,
ये जो प्रश्न आपका है 9वां प्रश्न, इसका थोड़ा सा आंसर क्या करेंगे हम लोग, लंबा चलाएंगे। देखिए 9वां प्रश्न क्या है, बिस्नी केवल मानक की माँ नहीं है बल्कि हर सिपाही की माँ है। कैसे, ठीक है ना, जो मोहन राकेश का चैप्टर्स पढ़ता है सिपाही की माँ, उसी की हम लोग चर्चाएं करेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। देखिए इसका आंसर क्या लिखना, थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी लिखिएगा क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है। बिस्नी केवल मानक की माँ नहीं है बल्कि हर सिपाही की माँ है। कैसे, देखिए जब बिस्नी सपना देखती है तो वह सपने में देखती है कि मेरे बेटे को मारने के लिए कोई सिपाही पीछा कर रहा है। तब मानक खून से लथपथ अपनी माँ बिस्नी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि माँ मुझे मारने के लिए एक सिपाही आ रहा है। तब तक वो सिपाही वहां पहुंच जाता है और बिस्नी से उसके बेटे के बारे में बहुत भला बुरा कहने लगता है। इसी बीच मानक सिपाही पर क्या करता है, पलट कर वार करता है। तब बिस्नी अपने बेटे मानक को मना करते हुए कहते हैं कि बेटा सिपाही को मत मारो क्योंकि इसकी भी बहन होगी, क्योंकि इसकी भी माँ होगी। यहाँ पर माँ छूट गया, आप माँ लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसकी भी माँ होगी, इसकी भी बहन होगी, इसकी भी पत्नी होगी। इसको मारने के बाद इसका घर सुना हो जाएगा। ये कितना अच्छा प्रेम है। यानी कहने का मतलब है जब बिस्नी सपना देखती है तो सपने में देखती है कि मेरे बेटे को मारने के लिए कोई आ रहा है, कोई सिपाही आ रहा है। तब तक उसका बेटा मानक वहाँ पर पहुँच जाता है और माँ से कहता है मुझे मारने के लिए कोई आ रहा है। तब तक सिपाही पहुँचता हुआ है, सिपाही पहुँच कर कहता है तेरा बेटा ये है वो है, मतलब बहुत भला बुरा उसके बेटे के बारे में कहना शुरू कर देता है। तब तक क्या होता है कि मानक जो होता है वो भी उठकर सिपाही पर वार करता है। तब बिस्नी की जो माँ है, जो मानक की माँ बिस्नी है, वो मना करती है अपने बेटे मानक को कि इसको मत मारो, इसकी भी माँ होगी, इसकी भी बहन होगी, इसकी भी बेटा होगा, इसको मारने के बाद इसका घर क्या हो जाएगा, सुना हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन संवादों से यह पता चलता है कि बिस्नी जितना अपने बेटे को बचाना चाहती है उतना सिपाही को भी बचाना चाहती है। अतः बिस्नी में किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। यही इसका नॉर्मल आंसर होगा, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या और अंतिम प्रश्न क्या है, देखिए अंतिम प्रश्न है आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, समझाइए। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या आपको समझाना है, लेकिन आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक शैली है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की क्या है, एक शैली है जिसमें कुछ ऐसे प्रसंग छेड़े जाते हैं जिसे सुनकर हमारी कान को संतुष्टि मिलता है। यह यूरोप के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है। यानी आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ प्रचलित, यूरोप के लोगों में प्रचलित है। और इसमें क्या देखो, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन एक शैली है, बातचीत करने की क्या एक शैली है। इसमें हंसाने जो आदमी हंसाता ज्यादा है ना, उसमें आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का गुण होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बात बोली जाती है जिसको हमारी कान सुनकर हंसना शुरू कर दे। इसी को बोलते हैं आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। इस तरह से मैंने आपका 10 को हिंदी का इंपॉर्टेंट क्लास 12 वाले बच्चे का करा दिया, ठीक है ना। 10 इंपॉर्टेंट हिंदी का मैंने प्रश्न करा दिया। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए और इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास फैलाइए। देखिए ये 10 मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिया। यदि आप इन सभी का PDF लेना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, ले लीजिएगा 76 450 29 149। इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, इससे संपर्क कर लीजिए और आप इसका PDF भी आप ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर करिए। देखिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हमें ये नोट्स बनाने में, बहुत मेहनत लगता है हमें ये सब तैयार करने में, तो आपका हक बनता है, फर्ज बनता है कि इस वीडियो को कुछ बच्चों के पास शेयर करें, हमारे मेहनत को सफल बनाएं। यदि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा मात्रा में आप लोग शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग वीडियो लाएंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है ना। तो इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।